नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ही 1940 और उसके बाद की घटनाओं का जिक्र हम लोग करेंगे। देखिए, हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया कि किस तरह से पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत कर दी गई और यहाँ से परिस्थितियाँ बड़ी अजीब सी हैं। अजीब सी स्थितियाँ क्या हैं कि पाकिस्तान की मांग से मुस्लिम लीग एक अलग दिशा में जा रहा है, कांग्रेस लगातार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर बढ़ रहा है, परंतु अभी भी कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं देता। वहाँ बिखराव है, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग उससे अलग हो जाते हैं, गांधी स्थायी सदस्यता पर नहीं है और यहाँ ब्रिटिश सरकार के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि 1939 से दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो ब्रिटिश सरकार को लगातार आवश्यकता है भारतीय सहयोग की, भारतीय सेना की, और जब भारतीय सेना की आवश्यकता है तो वो भारतीयों को कुछ ऐसे प्रोमिसेस देना चाहते हैं, कुछ ऐसे वादे करना चाहते हैं जिससे भारतीय सेनाएं लगातार दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना का हिस्सा बने रहें, अर्थात ब्रिटेन को सपोर्ट करते रहें। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि भारत में कुछ लोग इस बात का बड़ा विरोध कर रहे हैं। प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफे दे दिए थे कि भारतीय सेनाओं को वहाँ लड़ने के लिए आपने भेजा, हमसे पूछा नहीं। अर्थात निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार का यहाँ विरोध चल रहा है और उसी विरोध में ब्रिटिश सरकार भारतीयों को संतुष्ट करने का एक मिथक प्रयास कर रही है, झूठा प्रयास कर रही है। और वो झूठा प्रयास किस नाम से जाना जाएगा? वो है 8 अगस्त 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया अगस्त प्रस्ताव। और ये किसने किया? तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने प्रस्तुत किया। लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में हम आपको बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब भी वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे और इनके गांधी के बारे में जो विचार थे वो ये थे कि गांधी के जो आंदोलन हैं वो राजनीतिक फिरौती हैं। आपको यहाँ पर ये कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इन्होंने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती शब्द से संबोधित किया और कहीं ना कहीं गांधी के प्रति तो सबका विरोध आपको देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मैं फिर कह रहा हूँ कि ब्रिटिश सरकार बहुत दबाव में है। उस दबाव में भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए एक टॉफ़ी की तरह ये आया और ये टॉफ़ी चलेगी 1-2 साल तो आप दूसरा प्रस्ताव बनाकर भेज देंगे। क्या कहा गया अगस्त प्रस्ताव में? इम्पोर्टेंट बातचीत देखें। सबसे पहली बातचीत कि भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट मतलब जिसे हम कहते हैं औपनिवेशिक स्वराज्य। औपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा की गई किसमें? अगस्त प्रस्ताव में, कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा। और दूसरी जो यहाँ पर स्वीकृति है वो ये कि भारत के लिए जो संविधान है वो भारत के लोग स्वयं बनाएंगे। भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं बनाएंगे। ये 2 बड़े डिक्लेरेशंस आपको यहाँ पर समझने हैं और बाकी चीज़ें भी थी, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी वगैरह वगैरह। तो फिलहाल आपको ये देखना है भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। पहली स्वीकृति, पहली बार स्वीकृति। देखिए, अगर हम उत्तरदायी शासन की तरफ बढ़ते हुए बात करें तो आपको याद होगा 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। उस घोषणा में वेरी फर्स्ट टाइम ये कहा गया था कि भारतीयों को क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाएगा। वो पहला डिक्लेरेशन था और उसके बाद, उसके इतने समय बाद, 23 सालों के बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये तो नहीं कह सकते कब, परंतु भारत के लिए जो संविधान बनाया जाएगा वो संविधान अब भारत के लोग बनाएंगे। इसका मतलब अब भारतीयों की क्षमता पर विश्वास जताया गया और भारतीयों को संतुष्ट करने का एक भरसक प्रयास है जिसमें ये बात कही जा रही है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत के लोग भारत का संविधान बनाएंगे, इस तरह की ब्रिटिश स्वीकृति किस प्रस्ताव में थी? तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा प्रस्ताव है? अगस्त प्रस्ताव, जो लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, परंतु परिस्थितियां आपको पता ही हैं क्या चल रही हैं। वहाँ पर भारतीय सेना को जो भेजा गया उसका विरोध चल रहा है और उसी विरोध के तहत 17 अक्टूबर
1940 से स्टार्ट हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। हम लोग व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ चुके हैं, वो शुरू हुआ था 1933 में और उसमें गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से अटैच ही था वो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट हुआ पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। कब हुआ आपके सामने है? 17 अक्टूबर 1940 को। और इसमें व्यक्तिगत तौर पर एक एक व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, एक व्यक्ति उपवास पर बैठेगा, विरोध करेगा ब्रिटिश नीतियों का, भारतीय सेनाओं को भेजे जाने के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन होंगे। एक व्यक्ति उपवास करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, इस तरह से ये प्रोसेस में रहेगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो मुख्य व्यक्ति हैं, प्रथम सत्याग्रही जो हैं वो हैं विनोबा भावे। आपसे पूछे जाते हैं ये, विनोबा भावे हैं। दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू हैं। तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त हैं। तो ये जो क्रम है ये कई बार आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। पहले पहला पूछा जाता था, फिर दूसरा पूछा जाता था, अब तीसरा भी पूछा जाता है, और इसके बाद आपको चौथा भी ध्यान रखना है, प्यारे लाल। तो ये चार आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने हैं। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त और चौथे प्यारेलाल। तो इस तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पर प्रोसेस में आ गया, अस्तित्व में आ गया, जो लगातार अगले वर्ष तक भी जारी रहा। ठीक है, तो ये बातचीत हमारी 1940 के बारे में यहाँ पर संपादित होती है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को एक दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी बुलाया गया। कहीं आपसे एग्जाम में पूछ ले, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर कंठस्थ कर लेना है। अब चलते हैं 1941 की घटनाओं के साथ। 1941 में कोई विशेष घटना ऐसी अस्तित्व में आई नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारत छोड़कर चले गए। सुभाष चंद्र बोस को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से नज़रबंद किया हुआ था, और नज़रबंद किया हुआ था तो ऐसी स्थिति में बड़ी छटपटाहट थी। वो भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। अब आप इस चीज़ को यदि यूँ देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की पॉलिसी क्या है, मैंने आपको वहाँ पर नेहरू रिपोर्ट के विरोध में दो व्यक्ति खड़े हुए बताए थे। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू ने बनाई 1928 में, वहाँ पर दो व्यक्तियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मतलब वो ये कह रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट में आप औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग होनी चाहिए। और वो दो व्यक्ति कौन थे, एक बार देखें। वो दो व्यक्ति थे, एक तो सुभाष चंद्र बोस और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये लोग लगातार इस कोशिश में है कि सीधे स्वतंत्रता प्राप्त की जाए, डोमिनियन स्टेट के चक्कर में नहीं पड़ा जाए। यहाँ पर मैं आपको इस डिस्कशन को और ज़्यादा बेटर कर देता हूँ। जब 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो जवाहरलाल नेहरू से जब पूछा गया कि ये कैसा है, तो इन्होंने कहा था कि दरवाजे में लगी जंग लगी कील, दरवाजे में जंग लगी कील है ये। कहीं आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनियन स्टेट था, औपनिवेशिक स्वराज्य था, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों ही डिमांड क्या कर रहे हैं, ये लगातार इनकी डिमांड थी कि पूर्ण स्वराज्य ही मिलना चाहिए, उससे कम में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव का विरोध भी इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने करते हुए कहा था कि ये दरवाजे में जंग लगी हुई कील की तरह है। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारत से निकलना चाह रहे हैं, नज़रबंद हैं, और नज़रबंद हैं तो एक पठान के वेश में अपने मित्र, अपने साथी भगत राम के साथ ये भारत से निकल गए। ठीक है, इसको एक मैप के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करें कि भारत से किस तरह से चले गए। और देखिए, कलकत्ता में थे ये, बंगाल के क्षेत्र में थे, यहाँ से ये चले गए और किसी तरह से छिपते छिपाते ये पेशावर तक पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? ये पहुँच गए पेशावर में, और पेशावर से इनको जाना है काबुल में। ठीक है, ये आपको दूसरा स्टेप बताएं कि ये इसके बाद कहाँ जाएंगे, काबुल में जाएंगे। और पेशावर से काबुल जब गए तो इनका जो नाम था
पेशावर से काबुल जाने में इनका जो नाम था वो जियाउद्दीन पठान था। मतलब इस छद्म नाम से कहीं से पासपोर्ट इन्होंने इस तरह का बना लिया, जियाउद्दीन पठान के नाम से वेश बदल के और किसी तरह से ये काबुल पहुंच गए। और जब काबुल से इनको आगे जाना था रूस, काबुल से आगे की यात्रा कहाँ करनी है इनको, रूस की करनी है। और जब ये रूस जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक इटालियन पासपोर्ट के नाम से ये चले गए हैं, ऑरलैंडो मेसोटा। ये आपको यहाँ भी नाम ध्यान रखना है, ऑरलैंडो मेसोटा नाम के व्यक्ति के पासपोर्ट के जरिए ये लोग कहाँ पहुँच गए हैं सुभाष चंद्र बोस। आपको बताया यहाँ से ये पेशावर गए हैं, पेशावर से काबुल गए हैं, काबुल तक, पेशावर से काबुल में नाम जियाउद्दीन पठान, काबुल से रशिया पहुँचे हैं, तो रशिया जो पहुँचे हैं तो ऑरलैंडो मेसोटा के नाम से पहुँचे हैं। और इसके बाद इन्होंने जर्मनी ट्रैवल किया है। आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जर्मनी का जो ट्रैवल किया है वो भी ऑरलैंडो मेसोटा के नाम से ही किया है। तो इन नामों के साथ सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर 1941 में निकल लिए। और जब ये जर्मनी में पहुँचे तो यहाँ पर आपको पता है कि कौन थे, यहाँ थे हिटलर। और जर्मनी में इन्होंने कुछ गतिविधियां संपादित की हैं, वो संपादित कौन कौन सी हुई वो आप जरूर देखिए, क्योंकि हमसे प्रश्न यही पूछा जाता है किस स्थान पर इन्होंने कौन सा प्रोसेस किया, कौन सी गतिविधि को अंजाम दिया। तो हमसे जब पूछा जाता है तो एक तो इन्होंने बर्लिन में, जो जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, वहाँ पर फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। ये पूछा जाता है फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई, तो वो की गई बर्लिन में। इसके अलावा इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो स्थापित किया बर्लिन में, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज़ाद हिंद रेडियो की संस्थापना भी कहाँ पर की गई, तो ये भी बर्लिन में की गई। अब इसके बाद ये चले गए रास बिहारी बोस के आसपास, अर्थात जापान के क्षेत्र में, और जापान के क्षेत्र से फिर सिंगापुर में इनकी गतिविधियां आगे बढ़ी है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो संस्थाएं हम लोग सुनते हैं वो वास्तव में क्या उन्होंने ही बनाई थी। तो आपको बताएं 1941 में सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1941 में मलेशिया में किया गया। और आपको याद ये रखना है कि क्योंकि ये फौज है तो फौज को बनाएंगे कैप्टन, और कैप्टन का नाम था कैप्टन मोहन सिंह। किसने बनाया है? कैप्टन मोहन सिंह का प्रयास था ये बिल्कुल आप कंठस्थ कर लें। यदि एग्ज़ाम में आ जाता है और कैप्टन मोहन सिंह ऑप्शन नहीं होता है तो इसका आंसर जो है वो सुभाष चंद्र बोस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब 1942 में ये फौज विघटित अवस्था में हो गई, अर्थात वो पूरी तरह से संगठित नहीं रह पाई, तब सुभाष चंद्र बोस ने इसको पुनर्संगठन दिया है, पुनर्संगठित किया है। इसलिए कहीं कहीं आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को भी दिया जाता है, परंतु मूलतः है आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह ने मलेशिया में स्थापित की। इसी के साथ एक और संगठन की बात मैं आपको बताऊं, 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। आपको याद होगा रास बिहारी बोस के बारे में हमने बात की थी कि हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में मुख्य भूमिका इनकी थी। 1915 में जो लाहौर का प्रथम षड्यंत्र, जिसे हम कहते हैं कि गदर पार्टी के द्वारा एक गतिविधि आयोजित की जा रही थी, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की एक कोशिश जो चल रही थी, तो उस कोशिश में रास बिहारी बोस का भी हाथ था। और 1915 में ये चले गए जापान में, और जापान में शिफ्ट हो गए, वहाँ से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को इन्होंने सपोर्ट किया था। तो इन्होंने अब 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की है, और रास बिहारी बोस ने ये जो स्थापना की है ये टोक्यो में ही की है। कहाँ पर? जापान में। ठीक है, और मैं आपको समेकित रूप से यही बता दूं, इन दोनों संगठनों का नेतृत्व ये जाने वाला है किसके पास? सुभाष चंद्र बोस के पास।
और सुभाष चंद्र बोस ने ये नेतृत्व स्वीकार किया 1943 में। और कहाँ पर? तो सिंगापुर में। ठीक है, और ये श्रेय दिया जाता है कि रास बिहारी बोस ने उन्हें हैंड ओवर किया है, मतलब ये नेतृत्व प्रदान किया है। तो ये आपको यहाँ पर समाहित कर लेना है कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज प्लस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इन दोनों का नेतृत्व प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो इनकी जो गतिविधियाँ उसकी बातचीत हम अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं क्रिप्स मिशन की तरफ। 1942 में आया क्रिप्स मिशन और बहुत इम्पोर्टेंट जिक्र इसके बारे में किया जाना है। देखें, देखिए क्या है क्रिप्स मिशन और इतनी सारी बातचीत क्यों की जाती है क्रिप्स मिशन के बारे में। मैंने आपको कहा था कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है कि उनको युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए, भारतीय सेना का सहयोग चाहिए। तो उन्होंने एक टॉफ़ी के तौर पर 8 अगस्त 1940 को कह दिया अगस्त प्रस्ताव में कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। भारत वाले खुश हो गए। भारत के लोगों को लगा कि अब स्वतंत्रता नज़दीक है और अंग्रेज हमको इतना योग्य समझते हैं, क्योंकि आप पहले पूरा लिटरेचर उठा के देखेंगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा कि अंग्रेज बार बार ये कहते हैं भारत के लोग जो है अनसिविलाइज्ड हैं, बर्बर हैं, उनको सभ्यता नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है। बर्किनहेड ने जब चुनौती दी थी नेहरू रिपोर्ट से पहले कि भारत के लोग शायद संविधान निर्माण का एक ढांचा तक नहीं बना सकते, और अब क्या कह रहे हैं कि भारत के लोग संविधान बनाएंगे। तो भारत के लोग बड़े खुश हुए कि अब हम इंटेलिजेंट हो गए हैं और अंग्रेज हम पर विश्वास करने लगे हैं। तो वो विश्वास और वो इतनी बातचीत डिलाइटफुल जो थे, खुश जो थे, वो 2 साल तक चला कार्यक्रम। और 2 साल के बाद अंग्रेज़ों को लगा, 1.5 साल के बाद लगभग, कि अब क्या करना चाहिए, भारतीयों के लिए एक और प्रस्ताव डाल देते हैं। और उस प्रस्ताव में हम भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में कुछ और खुलासा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन में स्टैफर्ड क्रिप्स थे। जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट्स आमतौर पर यहाँ पर धोखा खा जाते हैं। उनसे पूछा जाता है क्रिप्स मिशन में कितने लोग थे, तो आपको बताएं इस क्रिप्स मिशन में केवल एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। यही बाद में जब 3 सदस्यों वाला कैबिनेट मिशन आएगा तो लॉरेंस और अलेक्जेंडर के साथ आएंगे। फिलहाल क्रिप्स मिशन में केवल एक व्यक्ति। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 22 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स आए और स्टैफर्ड क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी और उसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्या कहा इन्होंने, भारत को डोमिनियन स्टेट, वही बात, डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा, भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं बनाएंगे। लोगों ने कहा भैया ये बातें तो पहले भी हो चुकी है। बोला अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसे ये संविधान पसंद ना हो वो अपना अलग संविधान भी बना सकता है। ये है इम्पोर्टेंट बात। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी वगैरह वगैरह, वो सारी बातचीत। फिर वही यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जिसे ये संविधान पसंद नहीं हो वो अपना अलग संविधान भी बना सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खतरनाक मुद्दा है। यहाँ पर क्रिप्स ने भारत के सैकड़ों विभाजनों का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। देखिए कोई भी व्यक्ति कहेगा भैया मेरे को तो पसंद नहीं है, मैं अलग से बनाऊंगा। कोई भी राजा कहेगा, कोई भी राजा अपनी संप्रभुता स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करना चाहता। वो कभी भी नहीं चाहता कि लोकतंत्र आए, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुस्लिम लीग के लिए, सबके लिए एक बड़ा मौका है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जिसको संविधान पसंद नहीं होगा वो अपना अलग संविधान बना लेगा। इसका मतलब क्रिप्स प्रस्ताव में भारत के सैकड़ों टुकड़े होने की संभावना है। ठीक है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत के विभाजन की प्रथम ब्रिटिश स्वीकृति किस प्रस्ताव में थी। भारत के विभाजन की प्रथम ब्रिटिश स्वीकृति किस प्रस्ताव में थी, तो उसका आंसर आप क्या देंगे, वो क्रिप्स प्रस्ताव था। क्योंकि यहाँ पर पहली बार ये कहा गया कि भारत के लोग जिनको संविधान पसंद नहीं आएगा, एक संविधान, वो अपना अलग संविधान बना लेंगे। और अलग संविधान का मतलब अलग देश। ठीक है, तो अब इसके बारे में भारतीयों की राय आएगी। और भारतीयों की राय क्या आएगी, तो एक तो गांधी जी राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका नहीं रखते थे। राजनीति का उनको बहुत वास्ट नॉलेज नहीं है। जितना जवाहरलाल नेहरू समझते हैं उतना गांधी नहीं समझते। उन्होंने तो ये कहा
बोला भैया कब दोगे, ये जो चीज़ भी तुम देने का बोल रहे हो वो कब दोगे? बोला डेट तो अभी डिसाइड नहीं है। बोला डेट डिसाइड नहीं है तो ये उत्तर तिथीय चेक है, ये उत्तर तिथीय चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। कैसा चेक है? पीछे का है, पोस्ट डेटेड चेक है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। और इसी लाइन को कंप्लीट किया जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों से, और उन्होंने कहा कि टूटते हुए बैंक का। गांधी ने केवल क्या कहा? उत्तर तिथीय चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, इसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। और नेहरू ने कहा कि टूटते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक है, अर्थात ये हमारे लिए किसी भी तरह का उपयोगी नहीं है, और ये इस तरह की स्थिति है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, आपके इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। और मज़े की बात यह है कि क्रिप्स के इस प्रस्ताव का लगभग विरोध हुआ, कोई भी इससे कोई विशेष सेटिस्फाई था नहीं। और जब क्रिप्स गए भी हैं तो उन्होंने कहा, बोले यहाँ पर क्रांति होने वाली है, यहाँ से चले जाने में फ़ायदा है, एक और क्रांति यहाँ होने वाली है। और निश्चित रूप से इसी वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन जैसा व्यापक आंदोलन अस्तित्व में आया। चलिए, अब जवाहरलाल नेहरू की एक और परिभाषा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगी, और उन्होंने ये कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं। हमारे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पकड़ के रखिए बात को। क्या कह रहे हैं ये? जवाहरलाल नेहरू क्योंकि इंग्लैंड आते जाते रहते थे तो उनकी पहले से जानकारी थी क्रिप्स के साथ, इसलिए उन्होंने कहा ये पुराने मित्र हैं। और शैतान के वकील बनकर आए हैं, तो ये शैतान कौन है? ये शैतान है विंसेंट चर्चिल। विंसेंट चर्चिल जो इस समय थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अब इनको शैतान क्यों कहा गया, इस बात को समझने की हम कोशिश करें। विंसेंट चर्चिल जो है वो उन चंद ब्रिटिश नेताओं में से थे जो भारतीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। गांधी से इनका जो विरोध है वो बहुत ज़बरदस्त है। गांधी के इतने विरोधी थे चर्चिल कि पहले से जब भी इनको मौका मिला है तो इन्होंने भारतीयों की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और सबकी आलोचना की है। यहाँ पर चर्चिल प्रधानमंत्री हैं और जानबूझकर उन्होंने एक प्रस्ताव ऐसा क्रिप्स वाला बनवाया था कि भारतीयों में कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति आ जाए और भारत के हम बहुत सारे टुकड़े कर लें। चर्चिल गांधी से कितना डिटैच है, गांधी से कितनी नफरत करते हैं, मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होगा, उस भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और जब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो गांधी ने 21 दिन का उपवास रखा। और जब गांधी ने उपवास रखा तो चर्चिल को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है ये, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चर्चिल क्या चाहते हैं? चर्चिल चाहते हैं कि गांधी नहीं रहे, गांधी चले जाएंगे तो भारत में स्वतंत्रता की बातचीत कहीं हल्की पड़ जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी ने जेल में उपवास किया तो अब उनकी उम्र उपवास को झेलने लायक थी नहीं, बड़े बिल्कुल दुर्बल शरीर और बुरी स्थिति में थे। तो ऐसी स्थिति में गांधी ने जब उपवास किया तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई, जब यूं लगने लगा कि अब गांधी जी का निधन हो जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा लगने लगा। और जब ये लगने लगा तो ये सूचना गई प्रधानमंत्री चर्चिल के पास, और चर्चिल के पास जब ये सूचना गई तो वो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा, वाह, ये बहुत अच्छी खबर है कि गांधी मर जाएंगे। बोला उनके दाह संस्कार की, अंत्येष्टि की तैयारियां करो, चंदन की लकड़ी मंगाओ, सारी व्यवस्थाएं करो, ऐसा करो कि भारतीयों को ऐसा नहीं लगे कि हमने कुछ गलत किया है। उन्होंने खुद उपवास किया, वो खुद चले गए। मतलब चर्चिल इस बात से बड़े खुश हैं कि गांधी अब दुनिया में नहीं रहेंगे। और इतनी व्यवस्थाएं जब कर ली गई तो गांधी जी को समझाया गया, उनको कहा गया कि भैया ये इस तरह की जिद आप ना करें, उपवास फिर कर लीजिएगा, अपने स्वास्थ्य को देखिए, आपका रहना इम्पोर्टेंट है। और गांधी ने कर दिया वो उपवास कैंसिल। और जब गांधी उस उपवास को, मुझे जहाँ से संदर्भ प्राप्त हुए मुझे ये पता लगा कि गांधी ने वो उपवास कैंसिल कर दिया। और जब गांधी ने ये उपवास कैंसिल कर दिया तो चर्चिल ने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा और कहा, बोला ब्रिटिश साम्राज्य इतने देशों में फैला हुआ है,
इतने सारे देशों पर हम शासन करते हैं, परंतु इस बूढ़े ने, इस वृद्ध व्यक्ति ने हमें परेशान कर रखा है, और उस वृद्ध व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। बोला हम इसे मार भी नहीं सकते, क्योंकि हम इसे मार देंगे तो भारत के लोग हमको नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत घबराए हुए हैं चर्चिल, उनको बिल्कुल गांधी सूट नहीं करते हैं, गांधी की पॉलिसीज, क्योंकि लड़ाई लड़ना उनके लिए आसान है, अहिंसा का सामना करना चर्चिल के लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर चर्चिल के द्वारा भेजा गया ये क्रिप्स प्रस्ताव लाया। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत के विभाजन की पहली ब्रिटिश स्वीकृति थी, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से इसे खारिज कर दिया गया। ठीक है, अब क्रिप्स प्रस्ताव जब खारिज हो गया तो अंग्रेजों के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, परंतु भारतीयों के पास विकल्प है। उनको लग रहा है कि एक और आंदोलन विकसित किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार दूसरे विश्व युद्ध में उलझी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम यदि आंदोलन करेंगे तो संभवतः भारत को स्वतंत्रता या जो आवश्यक अधिकार है वो मिल पाएंगे। तो इसी कोशिश में इसके बाद वाली क्लास में जब हम शुरू करेंगे तो आएगा एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं उस बहुत बड़े मूवमेंट की। आप जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।